हेलो एवरीवन। देखिए, भारत के लिए अगर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करो, तीन मोस्ट प्रोमिनेंट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस रहे। वन इज जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी सेपरेटिज्म, अदर इज नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, एंड थर्ड इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अभी रिसेंट टाइम पीरियड में सिक्योरिटी फोर्सेस ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर कुछ एनकाउंटर्स किए। नाउ दैट अगेन राइजेस अप द क्वेश्चन कि क्या स्टेट है इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का। बिकॉज बहुत बार हम टेररिज्म, पाकिस्तान, चाइना ये सब डिस्कस करते हुए भूल जाते हैं दैट ऑफन घर का भेदी लंका ढाए। मतलब आपके घर में जो थ्रेट है वो आपको ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। चलो, बाहर से जो थ्रेट है उसके लिए तो आप अपनी बॉर्डर को सिक्योर कर लोगे, न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार कर लोगे, ऑल ऑफ दैट, राइट। अब अभी आप देखो, ये जो रेड कॉरिडोर के जोन्स हैं, जो भी नक्सलिज्म का इन्फ्लुएंस है, बाय द वे नक्सलिज्म, माओइज्म आर डिफरेंट टॉपिक्स, लेकिन हम अभी के लिए मान लेते हैं कि ये सब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अंदर आते हैं ब्रॉडली। तो जो भी यहाँ पर इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रेड कॉरिडोर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये ज्यादा ज्यादा डिक्लाइन होते जा रहे हैं। एक टाइम पर इनका नंबर 126 से ज्यादा था 15 साल पहले, और आज ये कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में सीमित होकर रह गए। एंड दैट टू प्राइमरली इन दी दंडकरण्य रीजन। इससे ज्यादा नहीं है इनकी औकात। ऐसा कैसे हुआ? एक टाइम पर जब मनमोहन सिंह को बोलना पड़ा था कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज द मोस्ट प्रोमिनेंट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, आज वैसा नहीं है। बाय द वे, ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो, जम्मू कश्मीर लद्दाख, दीज आर पार्ट्स ऑफ इंडिया। देख लो, बॉर्डर में इंडिया के ही पार्ट्स हैं। बस ये येलो वाले वो रीजन हैं जहां पर इंडियन गवर्नमेंट का डिफेक्टो कंट्रोल है अभी, राइट। इस पर हम आएंगे इस पूरे टॉपिक पर, लेकिन इसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप पटना या बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप पटना सेंटर को विजिट कर सकते हैं एनी टाइम फॉर काउंसलिंग। इसी के साथ साथ हमारी दिल्ली में करोल बाग में इंग्लिश मीडियम, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम एंड प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन की बैच चला करती है। आप इसके बारे में और इंक्वायर कर सकते हैं। अलग अलग फीचर्स हैं, सी सैट, करंट अफेयर्स, ऐसे, मेंटरशिप, गाइडेंस, सबके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। इस कोर्स के बारे में उसको क्लिक कर सकते हैं। ऐसे अनअकैडमी ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इनफैक्ट ये सब छोड़ो, आप सेंटर ही विजिट कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में हो तो करोल बाग मुखर्जी नगर पे विजिट कर सकते हो, प्रयागराज विजिट कर सकते हो। दिल्ली नहीं आ सकते तो ये नंबर्स वंबर्स हैं, कॉल करके भी और जान सकते हो। व्हाट इज दिस रेड कॉरिडोर, जहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। गांव के गांव इनके कंट्रोल में है, अपना खुद का सरपंच चलाते हैं, अपना खुद का जस्टिस सिस्टम चलाते हैं, अपने खुद के एजुकेशन स्कूल्स चलाते हैं। इनके खुद के अकॉर्डिंग सब कुछ चीजें चलती हैं। गांव वाले इनसे डरते हैं। कोई पुलिस से कॉन्टैक्ट करेगा तो उसको मुखबिर कहा जाएगा। पूरे एरियाज के एरियाज इनके कंट्रोल में आ जाते हैं बहुत बार। दैट्स देयर। अब ये रिलेटेड तो है। एक टाइम पर जब इनकी इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी, वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई थी, यहाँ वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पर चारू मजूमदार नाम का एक लीडर था 1960s में। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। अब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में भी ये लोग सेटिस्फाइड तो थे नहीं, तो लोकल एरियाज में कुछ लोग पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देते हैं, और वहां से रेडिकलिज्म स्टार्ट होता है। कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को इन इवेंट से अलग कर देती है, लेकिन फिर बनती है क्या, CPIML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। एंड उसके बाद आपके ऐसे ग्रुप्स आते जाते हैं, जैसे पीपल्स वॉर ग्रुप आता है, अलग अलग ऐसे ग्रुप्स आते हैं। और इनके डॉक्ट्रिन से, जब इनके डॉक्ट्रिन्स मिलते हैं बहुत बार गवर्नमेंट को, तब इनका आइडिया लगता है। पहले इनिशियली तो ये बहुत मोटिवेटेड थे अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, तो हमने टेररिस्ट को इनसे अलग रखा। हमने हमेशा टेररिस्ट से ऐसा डील किया कि अच्छा, टेररिस्ट टेरर क्रिएट करते हैं और वो अपने ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए किसी को भी मार देंगे, सिविलियन को मार देंगे, किसी को भी मार देंगे, राइट। जैसे 26/11 का अटैक। लेकिन अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हमने वैसा नहीं माना। हमने कहा ये टेररिस्ट नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी है। बेस्ड ऑन दैट आइडियोलॉजी ये गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे, पुलिस थानों पे अटैक करेंगे, ताकि लोकल कंट्रोल इनका हो जाए उन गाँवों का। ये गवर्नमेंट रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे, ये अपने लोगों पे अटैक नहीं करते। हाँ, गाँव में थोड़ा बहुत फियर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अटैक नहीं करते। ठीक है, गाँव वालों को रेडिकलाइज करेंगे लेफ्ट विंग में, बट अटैक नहीं करेंगे, ये हमें लगता था। तो हमने क्या किया, इनको टेररिस्ट नहीं माना, और इसलिए इनमें से बहुत सौ को सरेंडर करवाया। जनरेशन बाय जनरेशन ये लोग लड़ते गए। 1990s में जाकर जब हमने LPG रिफॉर्म्स किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इनका जनरेशन और बढ़ गई, इनइक्वालिटीज और बढ़ गई। रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज यहाँ पे पूरे बहुत ज़्यादा खत्म होने लग गए, इनइक्वालिटी होने लग गई, पॉवर्टी होने लग गई। रेड कॉरिडोर में दोबारा भूचाल आ गया, तो अर्ली 2000s में इन्होंने रीग्रुप करके दोबारा अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना ली, और फिर ये और वायलेंट हो गए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये एक अकेला इवोल्यूशन नहीं रहा इनका। इनका इवोल्यूशन इनके मेथड्स में भी, इनकी आइडियोलॉजी में भी रहा है। एक टाइम पर जब ये टेररिस्ट से अपने आप को अलग मानते थे, अब ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ज्यादा ज्यादा वही टेक्नोलॉजीज, वही तरीके अपनाने लग गए। गाँव में टेरर क्रिएट करना, इंसान को इंसान ना समझना, अपने खुद के लोगों को भी मौत के घाट उतार देना, चाइना से मदद मांगना ज्यादा ज्यादा। चाइना पाकिस्तान का रोल दिखने लगा। अब जब हम माओइस्ट एरियाज में जाते हैं आज के टाइम पीरियड में, माओइस्ट मतलब वो जो चाइना के माओ को मानते हैं, माओ जेडोंग को मानेंगे,
शुरुआत से इनमें से बहुत सारे ऐसे फैक्शंस थे। और नक्सलाइट्स वो जो भारत के लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होते हैं, जो नक्सलबाड़ी का जो मूवमेंट हुआ था वहां से ओरिजिनेट हुए, इनको नक्सलाइट्स बोलते हैं। इनमें लिंकेजेस भी हैं आपस में। अब जब आप इन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, रेड मारते हो, तो अब आपको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिलते हैं चाइना से, पाकिस्तान से, और यही सबसे बड़ा थ्रेट होता है। कैसे इसको डील करें, आपको क्या लगता है? अच्छा मुझे ये बताओ, यूपीए की गवर्नमेंट के टाइम पर अलग अलग रिजीम्स आती हैं, जैसे आरटीआई आता है, फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ जाता है। आपको क्या लगता है ट्राइबल्स को इतने टाइम पीरियड से फॉरेस्ट पर कोई राइट्स नहीं मिल पा रहे थे, ब्रिटिश टाइम पीरियड से, हाँ, जब से फॉरेस्ट एक्ट्स हैं तब से नहीं मिल पा रहे थे। अब अचानक से कहाँ से मिल गए फॉरेस्ट राइट्स? सोचा है कभी? जब ये एक्टिविटीज इतनी बढ़ने लगी ना, तब हमें रियलाइज हुआ कि अगर जल जंगल और जमीन पर किसी कबीले को आपने राइट नहीं दिया तो वो ऐसे ही आगे और 50 साल लड़ता रहेगा। तब जाकर ये सारी एक्टिविटीज हुई हैं, और तब भी ऐसा नहीं था ये शांत हो गया था। छत्तीसगढ़ इज स्टिल टुडे द एपिसेंटर ऑफ द नक्सलाइट एक्टिविटीज। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप देखो छत्तीसगढ़ के 15, बस्तर वगैरह तो है ही। उड़ीसा के सारे आप देखो, ये साउथ के कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, उड़ीसा के कालाहांडी, ये सब बहुत पुअर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप इनका एचडीआई देखो, बहुत पुअर है। पावर्टी है, इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस हो जाता है, पुलिस वाले मार के भगा देते हैं, पता नहीं चलता, एफआईआर लॉन्च नहीं करते, इनजस्टिस हो जाते हैं बहुत बार। नेक्सेस होता है बहुत बार कॉन्ट्रैक्टर्स का, गवर्नमेंट जो पर्सनल है लोअर लेवल पे उनके साथ। झारखंड के गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, वेस्ट सिंहभूम। आपको पता है सिंहभूम में इतने रिसोर्सेज हैं, वेस्ट और ईस्ट सिंहभूम 2 डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड के, इतने रिसोर्सेज हैं, मिका विका सब मिलता है यहाँ, एवरी एवरी काइंड ऑफ रिसोर्स। और यही रिसोर्स कर्स है, यही तो गलती होती है कि रिसोर्स होता है जहाँ पे ट्राइबल्स रह रहे हैं उन लैंड्स के नीचे। मध्य प्रदेश के सारे ईस्टर्न एरियाज वाले, जबलपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, देखो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। केरला के जो नॉर्थ वाले, वायनाड एंड कन्नूर। वायनाड आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनी होगी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो पार्ट है। महाराष्ट्र के ईस्टर्न एरियाज वाले, गडचिरोली एंड गोंडिया, यहाँ पे क्या है, माइनिंग का इशू था। 1960 से यहाँ गडचिरोली गोंडिया तरफ आयरन बहुत मिलता था, तो माइनिंग करना चाहती थी कंपनीज। अब इन्होंने ट्राइबल्स के राइट्स को दबाया, लो जी, हो गई रेड कॉरिडोर की एक्टिविटीज शुरू। तो अब 2 यहाँ पे नैरेटिव्स हैं। एक ये कि रिसोर्स, ऑलरेडी रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है, भारत को भी रिसोर्सेज की जरूरत है, चाहे हथियार बनाने हो, चाहे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स बनाने हो, चाहे सोलर पैनल ही बना लो, चाहिए ना रिसोर्सेज। और दूसरा ये कि अब ट्राइबल्स के राइट्स को बैलेंस करना है, और ये डिलेमा आज तक चल रहा है। अब इसको हमने कैसे टैकल किया है इसको देखो। 2017 में एक सीआरपीएफ पर अटैक होता है सुकमा में, है ना। जनरली नक्सलिस्ट क्या करते हैं, ये आपको ऐसे ट्रैप कर देते हैं। जैसे आपके पास कोई खबरी, अब आप सीआरपीएफ हो, है ना, सीआरपीएफ क्या है, पुलिस फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब ये ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई बहुत मतलब इनको लोकल लेवल का इंटेलिजेंस का कुछ ज़्यादा, क्योंकि ये तो एलिट फोर्स है यार, ये तो अलग अलग स्टेट्स में जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ जाएंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो बहुत बार क्या होता है, इनका और लोकल पुलिस का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता नहीं। तो जो खबरी होता है, इन्फॉर्मर्स, वो इनके बहुत बार कॉम्प्रोमाइज्ड खबरी होते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड इन्फॉर्मर्स होते हैं। ये जाकर सीआरपीएफ को बताएंगे भैया यहाँ पर आपके इतने सारे नक्सली छुपे हैं। अब पता पड़ता है जहां पर वो सीआरपीएफ वाले गए, वो लोलैंड पूरी टोपोग्राफी थी, आसपास पूरा पहाड़ था, ये सारे रीजन्स, और यहाँ पर घात लगाए हुए कौन बैठा था, नक्सली। और ये अब सीआरपीएफ वालों को इस एरिया में एम्बुश कर देते हैं और फिर गोलियां बरसाते हैं। अब कितना भी ट्रेंड हो सीआरपीएफ वाला मर जाएगा बेचारा। तो ऐसे बहुत सारे इस टाइप के अटैक्स हुए हैं। ये कॉज होता है सीआरपीएफ वालों के मरने का। दूसरा कॉज भी होता है, इन एरियाज में ये नक्सली और ये सब क्या करते हैं, ये रोडे उड़ा देते हैं, रोडों पर माइंस बिछा देते हैं जब रोडे बन रही होती है अंदर ही, ताकि कोई व्हीकल पास हो रहा, माइंस बिछा है। बिजली पानी सड़क कभी भी प्रोवाइड नहीं होने देना गाँव में, क्योंकि एक बार ये हो गया गाँव में बिजली पानी सड़क हो गई, गाँव वाले को मोबाइल मिल गया, तो मेन स्ट्रीम से कनेक्ट हो जाएगा और फिर ये नक्सलियों की बातों में आएगा नहीं। तो इस टाइप से इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाते हैं और लोगों को, सीआरपीएफ वालों को भी। अब जितनी सीआरपीएफ की कैजुअलिटीज यहाँ इस एम्बिशंस में नहीं होती, उतनी ज्यादा तो रोडों को बचाने में हो जाती है, रोड बनाते के टाइम हो जाती है। तब भी हमने जैसे तैसे कोशिश की है, ज्यादातर आज की जो रेड कॉरिडोर एरियाज में ना, सब में रोड्स हमने पहुंचाई है, इसी रीजन की वजह, क्योंकि हमको पता है रोड की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ। अब 2017 में जब ऐसा एक एम्बुश होता है और मार्टरडम होती है, तब राजनाथ सिंह एक पॉलिसी अनाउंस करते हैं, समाधान डॉक्ट्रिन। अभी तक इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी थी जिनका फायदा होता है। जैसे यहाँ आप देखो, आंध्रा में एक टाइम पीरियड पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी थी रेड कॉरिडोर की, ये यूनाइटेड आंध्रा का पिक्चर दे रखा है। तो जब यहाँ रेड कॉरिडोर एक्टिविटी थी तो ग्रे हाउंड्स को रेस किया गया, है ना। ग्रे हाउंड्स को एक पुराने आईपीएस ऑफिसर ने रेस किया था, और बाद में जब ये आईपीएस ऑफिसर रिटायर हुए थे, इनको नक्सलियों ने, जब ये स्टेडियम में भाग रहे थे, सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे थे, उस टाइम गोली से उड़ा दिया था। बट नेवरदलेस ग्रेट वर्क। ग्रे हाउंड एक ऐसी केपेबल, क्योंकि क्या होता है नक्सली एरियाज में पुलिस
इनकेपेबल होती है बहुत बार। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस को शुरुआत से इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड से बहुत वीक रखा गया। मैं एक पुरानी आईपीएस की किताब पढ़ रही थी, उसमें ऐसा बताया है, बिकॉज ये वो फर्स्ट बैच थे इंडिपेंडेंस के बाद, जो पहली इंडियन पुलिस सर्विस की बैच निकली थी ना, उस बैच में से थे वो सर। उन्होंने बताया है पुलिस को हमेशा से हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स में बहुत ही कमज़ोर रखा गया और इनकेपेबल रखा गया। देखो, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर कर पाए ये राजनेता चाहता है, स्टेट का पॉलिटिशियन चाहता है, लेकिन पुलिस क्रिमिनल नेटवर्क्स को, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को कंप्लीटली स्टेट में ख़त्म कर दे और पॉलिटिशियंस के सारे क्रिमिनल नेक्ससेस को ओपन अप कर दे, ये कोई स्टेट का पॉलिटिशियन नहीं चाहता। ये चाहते हैं कि पुलिस इनकी तरह, इनकी कॉलर की तरह, मतलब ये पुलिस को कॉलर पकड़ के अपने हिसाब से चला पाए, बट दे डोंट वांट दैट पुलिस गेट्स स्ट्रेंथ टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। दैट्स वाई पुलिस को वीक रखते हैं बहुत सारे स्टेट के पॉलिटिशियंस। बहुत सारा आप देखते हो स्टेट में, जैसे ही कोई पुलिस वाला अच्छा काम करेगा उसको ट्रांसफर कर दिया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो अब पुलिस की इनएफिशिएंसीज की वजह से ये रेड कॉरिडोर में और ज़्यादा इश्यूज आते हैं। बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले बस्तर में, इधर उधर झारखंड गिरिडीह में काम कर रहे हैं, नहीं पता उनको यार कुछ भी, मतलब वो बाहर के हैं, उनमें से बहुत सारे बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स के। अब वो लोकल लेवल पे एक बार आ जाते हैं, उनको नहीं मन वहाँ काम करने का ऐसी फैसिलिटीज़ में, और ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर और आएगा अगर कुछ एक्टिविज्म करेंगे तो अब पुलिस इनकेपेबल होती है। दैट्स वाई नक्सलिज्म को बहुत टाइम तक हम ट्रीट नहीं कर पाए। अब अगर उसका सोल्यूशन चाहिए आपको तो पुलिस को मजबूत करना होगा। तो ग्रे हाउंड्स रेस के अलग से एक आंध्रा ने फोर्सेस, ऐसे सीआरपीएफ के अंदर कोबरा बटालियन रेस की ना, रिजोल्यूट एक्शन वाले कोबरा बटालियन, इन्होंने भी अच्छा काम किया नक्सलिज्म से डील करने के लिए। ऐसे ही उड़ीसा गवर्नमेंट का क्या किया हमने, अलग अलग पुलिस स्टेशन थे। अब उड़ीसा में क्या होता था, नक्सली पुलिस स्टेशन को उड़ा देते थे आके, और फिर पुलिस वाले तो भाग जाएंगे जब पुलिस स्टेशन को उड़ाएंगे, तो फिर हो गया वो एरिया नक्सलियों के कंट्रोल में आ गए। तो पुलिस स्टेशन की ही किलाबंदी, फोर्टिफिकेशन करना चालू कर दिया, सो एज टू डील विद दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। बहुत जगह पे सरेंडर हुआ, बहुत जगह पे पैसे वैसे दिए गए। बहुत सारे माओइस्ट नक्सलिस्ट ऐसे थे जो खुद ही बुढ़े हो गए तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ये सारी चीजें हुई। अब जब ये समाधान डॉक्ट्रिन आया तो एक 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 नेक्स्ट लेवल आई, स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी एग्रेसिव रखनी है। कभी भी आप देखना, अगर कोई मूवमेंट है, जैसे खालिस्तानी मूवमेंट 1980s का, ऑपरेशन ब्लू स्टार वगैरह किया, उसके बाद ठंडे पड़ गए थे हम लेट 1980s में, तब फिर कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा, दोबारा मूवमेंट राइज होगा, दोबारा लोगों को मारेगा, फिर टेरर से अपने राज करेगा। तो आपको कंटिन्यूसली पेस अपनी बढ़ाए रखनी है। यही हुआ 1990s में, फिर पेस बढ़ाए रखी। और फिर एग्रेसिव स्ट्रैटेजी थी केपीएस गिल सर की, जिसकी वजह से हम खालिस्तानी मूवमेंट को ओवरकम कर पाए। स्मार्ट लीडरशिप होनी चाहिए बिल्कुल। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। अब देखो मोटिवेशन का क्या इशू है, सीआरपीएफ के पर्सनल बहुत बार ऐसी कंडीशंस में काम करते हैं, कैंप्स है, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले एक सीआरपीएफ के पर्सनल का वीडियो आया था, वो बेचारा नेट पे बोल रहा था कि मेरे को खाने को नहीं मिलता प्रॉपरली, खाना प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है, सर्विसेज प्रॉपर नहीं है। ऑफकोर्स ये ठीक नहीं है इस टाइप से बोलना मीडिया में, सोशल मीडिया में, फिर नैरेटिव आता है ना, लोगों का ट्रस्ट उठ जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि इनकी वर्किंग कंडीशंस में थोड़ा सा रहता है, जैसे डीमोटिवेटेड होते हैं। ट्रेनिंग के इश्यूज आते हैं बहुत बार। एक्शनेबल इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस भी आपको फेक इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, ऐसी इंटेलिजेंस नहीं चाहिए जो आप ही के फोर्सेस का एम्बुश करवा दे, और इसके लिए लोकल लोगों से सपोर्ट लेकर काफ़ी रहना पड़ता है ना। और इसके लिए भी पुलिस और आपकी जो सीआरपीएफ है, जो सेंटर फोर्स भेज रही है, और स्टेट की फोर्स है, दोनों में कोऑर्डिनेशन चाहिए। एक है डैशबोर्ड बेस के भी, एक है बोल देना हमने नक्सलियों को खत्म कर दिया, लेकिन एक है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को रखना। कैसे मेजर करना, कितने नक्सली मारे इस साल, कितने हमारे खुद के पुलिस वाले मरे उनको मारते मारते, अगर हम ज्यादा मर रहे हैं मतलब वी आर वीक, राइट। तो डैशबोर्ड में इन सब चीजों को रखना, और एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाना जिससे ये सब विजिबल हो। एंड की रिजल्ट एरियाज, है ना। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को हार्नेस करते हैं आजकल। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिनको हमने यूज़ किया है। गन्स की बात करो, डिफेंस की बात करो, वेपन्स की बात करो। एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, अलग अलग एक्शन प्लान हर स्टेट के लिए, हर जगह के लिए, जो अलग अलग चीज़ें हैं। नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। अगर इन नक्सलियों को आज के टाइम पीरियड में बाहर से सपोर्ट मिलना बहुत कम हो जाए तो एनीवेज ये धीरे धीरे सुकुड़ते जाएंगे। यही हुआ है इनके साथ, अब फाइनेंसिंग इनको मिल नहीं रही है। सो दैट इज देयर। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है, और हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, बताइएगा ज़रूर। दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी। और इसी के साथ साथ ये टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हो फॉर कनेक्टिंग टू टेलीग्राम ग्रुप। और आज मैं एक वैसे वेबिनार भी लेने वाली हूँ 5 PM को, रिगार्डिंग प्रिपरेशन, और कैसे आप अभी मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से इंश्योर कर सकते हो। तो इसको भी आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं अगेन ग्रुप पे शेयर कर दूंगी।
और माइनिंग का तो ये मैंने आपको किस्सा बता ही दिया, ओवरऑल क्या ये किस्सा था, इसको और आप पढ़ सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच पीपल, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर कमेंट।